Assalamu alaikum students. I am Ulfat Gulzar. Today I am going to discuss with you topic from gynae and midwifery, that is abruptia placenta. Today I am going to tell you about what does the abruptia placenta mean. It is one of the disorders of the placenta, or we can say it comes under the hemorrhages during pregnancy. What are the different types of hemorrhage during pregnancy? Among those types of hemorrhages, one of the type is abruptio placenta. Abruptio placenta abruptio placenta is a disorder related to the placenta, in which it is one form of antepartum hemorrhage, that means which occurs before this partum period, before delivery, during the pregnancy period, where the bleeding occurs due to premature separation of normally situated placenta after 28 weeks gestation और बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी. 28 वीक्स प्रेगनेंसी से पहले, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अप टू 28 वीक्स, उसमें क्या होता है, यूजुअली सेपरेट होने लगता है प्लेसेंटा जो प्रीमैच्योर होता है. प्लेसेंटा को टर्म एट 38 वीक्स, 39 या 40 वीक्स पे जब डिलीवरी होनी होती है तो उस टाइम पे प्लेसेंटा नॉर्मली सेपरेट होता है. लेकिन जब भी 28 वीक्स से पहले ही सेपरेट होता है उसको हम प्रीमैच्योर सेपरेशन बोलते हैं. तो उस टाइम क्या होता है, अगर सेपरेशन हो गया उस टाइम बर्थ ऑफ बेबी कैन ऑकर. मगर उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि प्लेसेंटा एब्रुप्शिया एंड नॉर्मल प्लेसेंटा में क्या फ़र्क है. आप इस फिगर से डिपेक्ट कर सकते हैं कि नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है वो एडहेयर होता है अच्छे से, उसके नीचे कोई ब्लड वगैरह या क्लॉट्स नहीं होते. लेकिन जब ये प्रॉब्लम होती है, प्लेसेंटल एब्रप्शन होता है, उसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है उसके नीचे से हेमरेज या ब्लड या क्लॉट्स कलेक्ट हो जाते हैं. विद द रिजल्ट उससे क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा सेपरेट होने लगता है, जो उसकी ग्रिप होती है लूज हो जाती है. तो उससे क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. अर्ली प्रीमैच्योर लेबर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, या बेबी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है. सो आप लोग इस पिक्चर को देखो, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में हेड इज. सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ abruption placenta? First is revealed, second is concealed and third is mixed. Revealed itself, जैसे आपको जो रिवील्ड हो, दिखाई देता हो, पता चले. कंसील्ड मीन जो हिडन जैसा हो, हमें पता ही नहीं चलता है. मिक्सड सिम्टम्स, मिक्सड में क्या होता है, कभी कभी ये रिवील्ड भी होता है, आधे सिम्टम्स रिवील्ड होते हैं, कभी कंसील्ड होते हैं. मतलब कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं हमें लगता है रिवील्ड है, हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम है. कुछ चीज़ें कंसील्ड रहती है जो हम जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. So what are the different types? Revealed, concealed and mixed. Now we will discuss these three types: concealed, revealed, mixed. For example, figure A depicts the concealed, then B depicts the revealed type of this placental abruption, and third one is the mixed. You can depict from the figures what is the difference between the concealed में अंदर से ब्लीडिंग हो गई है लेकिन बाहर कोई ब्लीड नहीं आया. रिवील्ड में अंदर से हो गया, थोड़ा सा बाहर भी आ रहा है. तो मिक्सड में क्या है, वहाँ पे अंदर भी बहुत सारी ब्लीडिंग है, बाहर भी बहुत सारी ब्लीडिंग आ रही है, जो कि जो साइन सिम्टम्स होते हैं अकॉर्डिंगली वो वेरी हो जाते हैं.
नो एटियोलॉजी मतलब कि काज क्या है, क्यों होता है, व्हाट आर द डिफरेंट काजेस ऑफ दिस प्लेसेंटा एब्रप्शन, क्यों होता है. द एग्जैक्ट cause of separation of a normally situated placenta remains obscure in majority of case. जो मतलब जो एक्चुअल काज होता है हमें कभी मैक्सिमम केसेस में पता ही नहीं चलता है कि क्यों हुआ, व्हाट वाज द इनिशियल काज, व्हाट वाज द प्राइमरी काज. ठीक है. द प्रिवलेंस इज मोर, लेकिन देखा गया कि अब किन किन में देखा गया है, किन में प्रिवलेंस ज़्यादा देखी गई. High birth order pregnancies with gravida 5 and above 3 times more common than first birth. अब देखें उनमें होता है जिनमें बर्थ ऑर्डर में सारी प्रेगनेंसीज होती है, जैसे थर्ड ग्रेविडा फोर्थ ग्रेविडा होता है, एज कम्पेयर टू फर्स्ट बर्थ में बहुत कम, मोर कॉमन देन इन फर्स्ट बर्थ. देखा गया कि हाई बर्थ ऑर्डर प्रेगनेंसीज विद ग्रेविडा 5 एंड अबव 3 टाइम्स मोर कॉमन देन इन फर्स्ट बर्थ. इसमें होता है ज़्यादा कॉमन होता है. ठीक है. या इन्फेक्शन वगैरह, या किसी का एनीमिया हो, कोई बर्थ डिफेक्ट हो, ये सब चीज़ें. नेक्स्ट इज ट्रामा. ट्रामेटिक सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा यूजुअली लीड्स टू इट्स मार्जिनल सेपरेशन विद एस्केप ऑफ ब्लड आउटसाइड. द ट्रामा में भी ड्यू टू, कभी कभी ट्रामा हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, पेशेंट को लग जाती है, या कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ब्लो आता है, फॉर एग्जांपल अटेम्प्टेड एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन स्पेशली अंडर एनेस्थीसिया यूजिंग ग्रेट फोर्स. कभी कभी क्या होता है सेफेलिक वर्जन हो जाता है, अटेम्प्टेड एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन, बाहर से ही सेफेलिक प्रेशर आता है. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ब्लो एब्डोमेन को कोई ज़ोर से अगर एब्डोमेन पे मारता है, या हम एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है, तो अगर हम नीडल पंक्चर ज़्यादा हो जाए का प्लेसेंटा, किसी को फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो, ट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट कॉर्ड हो किसी में, एब्रप्शन प्रीवियस पे किसी को ऑलरेडी हिस्ट्री हो प्रीवियस पे, या कोकेन एब्यूज, कोई ड्रग एब्यूज करता हो. ना पैथोफिजियोलॉजी होता क्या है, लोकल वेस्कुलर इंजरी होती है, फॉर एग्जांपल प्रीक्लम्सिया. बीपी हाई हो इंशियली तो क्या होता है वेस्कुलर इंजरी होगी. हेमाटोमा फॉर्मेशन हो जाती है, जो डिसिडियो बेसिलिस होता है वहाँ पे क्या होता है हेमाटोमा फॉर्मेशन होता है. आहिस्ता आहिस्ता सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है, वेनस एंगोरेजमेंट होने लगती है, तो रिपीटेडली फिर वापस उल्टा क्या होता है एब्रप्ट यूट्राइन वेनस प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, वेनस एंगोरेजमेंट बढ़ जाती है, उससे क्या होता है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होने लगता है. जैसा भी यहाँ पे देख रहे हो कि नॉर्मल एनाटमी ऑफ प्लेसेंटा वर्सेस प्लेसेंटल एब्रप्शन. मतलब क्या होता है नॉर्मल एनाटमी, मतलब उसमें क्या होता है वेनस कंजेशन होता है बहुत ज़्यादा, एंगोरेजमेंट ऑफ वेन्स हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है जो प्लेसेंटा होता है वो सेपरेट होने लगता है. जैसे आपको पता है डेसिडियो बेसिलिस क्या होता है. अब अगर हम ग्रेडिंग ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन करें तो कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रेड फर्स्ट मीन्स माइल्ड सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, माइल्डली भी सेपरेट हो, ज़्यादा नहीं हुआ होता है. स्लाइड वेजिनल ब्लीडिंग इन सम यूट्राइन इरिटेबिलिटी एट प्रेजेंट, वेजिनल ब्लीडिंग होती है लेकिन कम होती है, और थोड़ा सा यूट्राइन इरिटेबल होता है. मैटरनल ब्लड प्रेशर ठीक होता है, नॉर्मल रहता है. फिब्रिनोजन लेवल इज अनइफेक्टेड, द फीटल हार्ट रेट इज नॉर्मल. फिब्रिनोजन लेवल आपको पता है क्लॉटिंग फैक्टर होता है, वो अनइफेक्टेड होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, फीटल हार्ट रेट भी नॉर्मल होती है. ग्रेड सेकंड में मॉडरेट सेपरेशन प्लेसेंटा होता है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग माइल्ड टू मॉडरेट होती है, यूट्रस इरिटेबल होता है, टेटेनिक कंट्रैक्शन भी वहाँ बीच बीच में यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है. मैटरनल ब्लड प्रेशर नॉर्मल होते हैं लेकिन थोड़ा सा फीटल डिस्ट्रेस होता है, लेकिन जो फिब्रिनोजन लेवल होता है वो भी डिक्रीज होने लगती है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं, मीनिंग देयर आर द चांस ऑफ मोर ब्लीडिंग. देन ग्रेड थर्ड में जब फर्स्ट भी क्रॉस किया सेकंड भी क्रॉस थर्ड पे मीन्स सीवियर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, बहुत सीवियरली सेपरेट हो जाता है, ब्लीडिंग सीवियर होती है, लेकिन क्या होता है कभी कभी ब्लीडिंग कंसील्ड हो सकती है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बाहर उतनी ज़्यादा नहीं आती है. यूट्राइन कंट्रैक्शन इज टाइटैनिक एंड पेनफुल, यूट्राइन कंट्रैक्शन बहुत पेनफुल होते हैं, बार बार आते हैं. मैटरनल हाइपोटेंशन में भी प्रेजेंट, ये जो मदर होती है उसमें ब्लड प्रेशर लो होता है. फिब्रिनोजन लेवल इज ग्रेटली रिड्यूस्ड रिजल्टेंट कोगुलेशन प्रॉब्लम. क्या होते हैं फिब्रिनोजन ज़्यादा लो हो गए, उसकी वजह से क्या होता है कोगुलेशन प्रॉब्लम. क्लॉटिंग फैक्टर्स लो हो गए, क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं होती तो कोगुलेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं. हाइपोटेंशन क्यों होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जब ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लीडिंग हो रही है तो ओबियसली देयर विल बी हाइपोटेंशन. समझ आ रहा है.
नाउ क्लिनिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद प्लेसेंटल एब्रप्शन यूजुअली क्या क्या होते हैं? क्लिनिकल सिम्टम्स एंड साइंस, वेजिनल ब्लीडिंग होती है, आपको मैंने पहले ही बोला, एब्डोमिनल पेन होती है, यूट्राइन इरिटेबिलिटी होती है, हाइपर कंट्रैक्टाइल स्टेट, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शंस आते हैं, बैक पेन होता है स्पेशली विद द पोस्टीरियर प्लेसेंटास, इडियोपैथिक प्रीटर्म लेबर, समझ ही नहीं आता प्रीटर्म लेबर होता है लेकिन क्या काज होता है वो अननोन रहता है, फीटल डिस्ट्रेस और फीटल अनरिकॉग्नाइज्ड फीटल डीमाइस, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, फीटल डेथ हो सकती है, कागुलोपैथी और डिफ्यूज इंसिमिनेटेड कॉगुलेशन, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, शॉक, हाइपोवोलेमिक और सेप्टिक शॉक हो सकता है, दैट कैन बी ड्यू टू हाइपोवोलेमिक लेस ब्लड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम, या सेप्सिस हो सकता है, क्योंकि जब ये अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है देयर कैन बी क्या हो सकता है वहाँ पे सेप्सिस इन्फेक्शन हो सकता है, तो विच कैन लेड टू द शॉक. नाउ डायग्नोसिस, व्हाट हाउ वी विल डायग्नोज कि प्लेसेंटा एब्रप्शन हुआ है कि नहीं, ब्लीडिंग रिवील्ड है, कंसील्ड है, तो आप लोग खुद सोचिए. यूजुअली आजकल हम सबको पता है कि किस तरह होता है. सो आई गिव यू टाइम, आप लोग सोचो किस तरह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं. यस, ओबियसली ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं. और व्हाट एल्स, साइंस एंड सिम्टम्स देख के आप बोलो क्या और क्या हो सकता है. शाबाश, यस. सो डायग्नोसिस कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ यस अल्ट्रासोनोग्राफी. सो अल्ट्रासोनोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वेदर द प्लेसेंटा इज वो सेपरेट हुआ है, लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा कितना है, प्रेजेंस ऑफ क्लॉट तो नहीं है, हेमाटोमा तो नहीं है, अगर सेपरेशन है तो कितना है, अगर क्लॉट है कितना है, हेमाटोमा है तो कितना है. ये सब कुछ हमें इमिजिएटली, अगर हमें जल्दी से डायग्नोज करना है, जल्दी से पता करना है कि व्हाट इज़ द काज, हाउ मच लॉस हैव बीन ऑकर्ड, तो हमें उस टाइम क्या करना है, हमें सबसे पहले यूएसजी करना है. उससे हमें एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा पता चलेगा, कितना सेपरेशन हुआ, कितना क्लॉट है, हेमाटोमा कितना हुआ है. तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है अल्ट्रासोनोग्राफी पे, ये उतना क्लियर नहीं आया है बट यू कैन सी, ये हमें इस तरह से पता चलता है, जो ये एरोज बना के दिखा रहे प्लेसेंटल सेपरेशन कहाँ पे हुई है, कहाँ से कहाँ तक है, सेपरेशन कितनी हुई है. नेक्स्ट हम कर सकते हैं कॉगुलेशन प्रोफाइल. जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि वहाँ कॉगुलेशन डिसऑर्डर है, मीन्स कॉगुलेशन फैक्टर्स नॉर्मल नहीं रहते. तो रूल आउट डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कॉगुलेशन हम क्या करेंगे, ये आप लोगों को भी पता है, जब किसी की सर्जरी होनी होती है, कुछ भी दांत निकालना होता है या कुछ और प्रोसीजर करना होता है, हमेशा हम बोलते हैं उसको CT-PT करो, मीन्स क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम कितना है, फिब्रिनोजन लेवल चेक कर सकते हैं वो डिक्रीजर तो नहीं, प्लेटलेट काउंट का चेक कर सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम कितना है, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स देख सकते हैं हम. ये सारे हम कोआगुलेशन प्रोफाइल में, जिसमें एक ब्लड सैंपल लेते हैं, फिर उसका जो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होती है. रिनल फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रिनल फंक्शन अल्टर हो जाती है. यहाँ पे मैंने जो पिक्चर दिखाई है आप देख सकते हो कि जब प्लेसेंटा नॉर्मली डिलीवर होते हैं तो उसके सारे फीटल पार्ट, मैटरनल पार्ट नॉर्मल होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है. Now complications of abruption placenta. What can be the complication? Maternal complication. Revealed type maternal risk is proportionally to the visible blood loss और maternal death is rare. अगर revealed type हमें जल्दी पता चल गए तो उतना ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है, अगर होता भी है वो विजिबल होता है. मैटरनल डेथ बहुत रेयर होती है, मतलब माँ के मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम होती है. अगर कंसील्ड वैरायटी होगी तो उसमें क्या होता है, हेमरेज हो सकता है, शॉक हो सकता है, ब्लड कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ओलिगोयूरेट एनीरिया, तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा या तो एब्सेंट हो जाएगा, यूरिन आउटपुट ही नहीं होगा, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, पेरिफेरल सेप्सिस हो सकता है. ये सारी कॉम्प्लिकेशंस किस में हो सकता है, कंसील्ड वैरायटी में. मीन्स की रिवील्ड में
क्या होता है उसमें ब्लड लॉस होता है, लेकिन वो दिखाई देता है, जल्दी बाहर आ जाता है, हमें पता चल जाता है क्या अंदर से कुछ प्रॉब्लम। लेकिन कंसीलर में क्या अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तब जाके हमें पता चलता है। तो ये मैटरनल साइड से थे। अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एब्रोप्शिया प्लेसेंटा, फीटस पे क्या हो सकता है। फीटल कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक इस्कीमिया, एंसेफेलोपैथी, मतलब बच्चे को क्या होता है उसमें ऑक्सीजन की लेस ऑक्सीजन मिलता है, उसको ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हो जाती है, उससे क्या हो सकता है एंसेफेलोपैथी, मतलब ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता। तो जो ये होता है एंसेफेलोपैथी होती है ब्रेन में, जो एंसेफेलस होते हैं वो थोड़े से उनमें डिजेनरेशन हो जाती है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो जाती ड्यू टू द हाइपोक्सिया। ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, सीएनएस एबनॉर्मलिटीज होती है, इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है, बच्चा पैदा होता है लेकिन उसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एबनॉर्मलिटीज होती है, इंट्रायूट्राइन डेथ। कभी कभी क्या होता है जो बच्चा पैदा होता है वो उसका आईयूडी हो गया होता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट प्लान। अब आपको पता है कि एब्रोप्शिया प्लेसेंटा हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, पोटेंशन है, मदर को शॉक में जा सकती है, अगर कंसीलर है तो कितनी प्रॉब्लम्स है। अब हमारा अकॉर्डिंगली हमारा ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए, हाउ वी व्हाट ट्रीटमेंट प्लान वी विल डू इन ऑर्डर टू सेव बोथ मदर एंड द बेबी। यस, यू थिंक ओवर इट, क्या क्या होना चाहिए। गैस की कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। मैं ये इसलिए वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जब तक मैं स्टार्ट करती हूँ तब तक आपके दिमाग में क्या क्या आता है, क्या आप सोचते हो। सो दिस इज़ जस्ट ए ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर यू, कि आपका थोड़ा सा ये ब्रेन स्टिमुलेशन हो जाए, तो आपको याद आ जाए, आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करो कि अब आपको पता है हमारे शॉक, ब्लड लॉस हो सकता है, पोटेंशन हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो हमारा ट्रीटमेंट प्लान क्या होना है। ट्रीटमेंट प्लान के लिए हमें सबसे पहले क्या कोशिश करनी है, प्रिवेंशन ऑफ नोन फैक्ट, जिसके बारे में हमें पता होता है, अर्ली डिटेक्शन एंड इफेक्टिव थेरेपी ऑफ प्री एक्लेम्पशिया एंड अदर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। अगर प्रेगनेंसी में कोई प्री एक्लेम्पशिया एंड अदर है, मतलब उसमें डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जिसके बारे में हमें पता हो, तो हमें अर्ली डिटेक्ट करना चाहिए, उसके लिए इफेक्टिव थेरेपी करनी चाहिए। नीडल पंच ड्यूरिंग एमनियोसेंटेसिस शुड बी अंडर अल्ट्रासाउंड। एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसीजर है जिससे हम एस्पिरेट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, फिर उसका क्या होता है टेस्टिंग, यूजुअली वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत सारी चीज़ें, उसका एनालिसिस बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, डायग्नोसिस के लिए होता है। तो उस टाइम जब वो नीडल डालते हैं हमें अल्ट्रासाउंड के अंडर गाइडेंस के अंडर वो नीडल इंसर्ट करनी चाहिए। एविडेंस ऑफ ट्रामा मदर को प्रिवेंट करना चाहिए। सडन डिकम्प्रेशन ऑफ यूट्रस को डिकम्प्रेस नहीं करना है। एविडेंस ऑफ सुपाइन हाइपोटेंशन, मदर को अगर सुपाइन पोजिशन लेटनेस हाइपोटेंशन है तो उसको अवॉइड करना है। सेम इज नाउ कम्स आफ्टर द मेडिकल मैनेजमेंट के बाद, ट्रीटमेंट के बाद हमारा रोल बीइंग एज नर्सेज, व्हाट इज आवर रोल, व्हाट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट वी आर सपोज्ड टू गिव अ मदर who is having abruption placenta or who is having the risk of developing abruption placenta। तो हमें क्या करना चाहिए पहले, अगर किसी को हिस्ट्री ऐसी है या अगर हमारे पास कोई ऐसा आ रहा है जिसको हमें लगता है शी इज़ एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग abruption placenta, तो उसका नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे। शाबाश, जस्ट थिंक ओवर इट, क्या क्या कर सकते हैं हम, जिनको नहीं हुआ है उनका भी और जिनको हुआ है उनका भी। सो नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे पहले all maternal and fetal vital signs should be monitored frequently and recorded carefully। मदर के और बच्चे के fetal जो inside womb है। The amount and nature of bleeding to be assessed and recorded, हमें देखना है कितना amount of bleed, nature of bleeding कैसा है, कलर कैसी है, कलर कैसा है, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कितनी है, ये सब कुछ रिकॉर्ड करना है। कंट्रैक्शन पैटर्न एंड सर्विकल स्टेटस टू बी मॉनिटर्ड इफ द वुमन इज इन एक्टिव लेबर। कंट्रैक्शन पैटर्न कितने टाइम के बाद, कितने सेकंड के बाद कंट्रैक्शन आ रहे हैं, सर्विकस कैसा है, वुमेन एक्टिव लेबर में तो नहीं। यूरिनरी आउटपुट एंड स्किन कलर शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड। वुमेन शुड बी ग्रुप्ड एंड क्रॉस मैचेड फॉर ब्रैकेट रेड ब्लड, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उसको ग्रुपिंग करनी चाहिए। Pain is extreme and analgesics such as morphine is given as pain can
exacerbate shock which must be avoided. अगर हमें पता है कि बहुत ज़्यादा पेन है तो उसको जल्दी से कुछ एनाल्जेसिक देना है, पेन किलर देना है, ताकि ज़्यादा पेन की वजह से मदर शॉक में ना चली जाए. An intravenous line must be set up with a 16 gauge intracatheter to administer plasma expander and blood. हमें plasma expander IV line से देना चाहिए, blood देना चाहिए, blood collect करना चाहिए investigations के लिए. A central venous line is usually inserted in order to monitor central venous pressure 2 hourly or more frequently. Physical comfort and emotional support must be provided. The woman must be assisted to rest in left lateral position. उससे hypotension कम होता है, which relieves occlusion of vena cava and compression of aorta by gravid uterus. Fundal height and abdominal girth are to be measured hourly, and increase indicates continued bleeding behind the placenta. अगर फंडल हाइट और एब्डोमिनल गर्थ मेजर करते हैं हम आवरली, अगर वो ज़्यादा बढ़ रहे, जल्दी बढ़ रहे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि अंदर से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. तो प्रॉपर पोजिशनिंग देनी चाहिए. मदर को एक ही रेस्ट पोजीशन में रखना चाहिए, उसको आईवी लाइन देनी चाहिए, उसके वाइटल साइन चेक करनी चाहिए. ये सब कुछ किस में आता है? नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है. So this was all about my topic, placenta abruptia. Thank you so much for your cooperation. Hope you have understood this topic. If you have any question or any query, you can later on discuss, inshallah, when we will back to the college.